स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो शुरू होना है 2 अगस्त से। यानी कि 2 अगस्त से जो है यहाँ पर सीएचएसएल का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जैसा कि यहाँ पर आपको हम हर रोज़ 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर जो होता है आपको हर तरह की रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस सेशन को, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि आपने अगर लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है, आप जहां भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस होता है वो आप सभी को यहीं पर करवाया जाता है, तो आपको बस कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर नदी की बात करें तो नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और अगर इसके उद्गम की बात कर ली जाए कि कहाँ पर इसका उद्गम होता है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि जबलपुर जिले का एक झरना है। इसे धुआं झरने के रूप में भी जाना जाता है। और इस नदी में ऐसा होता है डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यताएं होती हैं, जिस तरह से गंगा नदी के बारे में भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी की बात कर लें तो यहाँ पर जो है इसका नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एनआईए की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसके महानिदेशक जो भी नए बनाए गए हैं वो हैं दिनकर गुप्ता। अगर नए पूछे जाएं तो नए अभी दिनकर गुप्ता बने, तो दिनकर गुप्ता जो इसका है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सरकार आईपीएस दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय राज्य एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। और जो देश विदेश में जुड़े हुए यहाँ पर होते हैं आपके आतंकवाद के मामले जो होते हैं, इनके बारे में जांच करती है एनआईए, जिसके गठन की बात करें तो 2005 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि ये करंट के देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड या प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि सीबीडीटी जो होता है, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया। तो 28 जून 2022 की बात करेंगे तो सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया, यानी नितिन गुप्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके तो जो अध्यक्ष हैं सीबीडीटी के बनाए गए, ये एक आईआरएस अधिकारी रहे हुए थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। साथ ही साथ आयकर संवर्ग के 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी रहे हुए हैं। सीबीसी का जो प्रमुख बोर्ड होता है सदस्य 1986 के बैच आईआरएस अधिकारी संगीता द्वारा अतिरिक्त क्षमता के संभाला जा रहा था अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस दर्रा पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई। तो उमलोंग दर्रा है जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। उसकी अगर यहाँ पर बात करें तो वो आपका इस सड़क का नाम जो है गिनीज वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड है उसमें लिखा गया है। उमलिंगला दर्रे पर बनाया गया 19,300 फीट की ऊंचाई पर, काफ़ी ज़्यादा होती है 19,300 फीट ऊंचाई जिस पर यह बनाया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। अगर अनफिनिश्ड की बात करें कि किस अभिनेत्री की आत्मकथा का नाम है तो प्रियंका चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनफिनिश्ड संस्मरण बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जूनस के द्वारा लिखा गया है, और इनका ये पहला उपन्यास है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, जो कि पूछा जा चुका है कई बार एसएससी एग्जाम के अंदर। तो इस विमोचन के साथ जो है प्रियंका चोपड़ा एक आधिकारिक तौर पर जो है लेखक भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हुए। तो सबसे ज़्यादा अगर पदक की बात कर लें तो यहाँ पर 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ये वैसे बात करें तो ये 22वें नंबर का था। सबसे पहले तो संस्करण याद रखना है कौन सा था। 22वें नंबर का संस्करण था। 2022 में जो है खेल लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल रहा हुआ, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था इससे पहले 1934 में, उसके बाद मैनचेस्टर में 2002 में, और ये तीसरी बार 2022 में आयोजित हुआ है। ये सभी के लिए खेल जो रहा हुआ था इसका आदर्श वाक्य था, यानी कि गेम्स फॉर ऑल इंग्लिश में लिखा हुआ था। गेम्स फॉर ऑल जो दिया हुआ था यहाँ पर दिया हुआ था।
बाकी बात करें तो बर्मिंघम को 2017 में कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन द्वारा मेजबान के रूप में घोषित किया गया था। भारत की बात कर लें तो भारत ने सिर्फ एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है, जिसमें कि 2010 तक। कई बार पूछा जाता है कितनी बार किया है, तो एक बार किया है। और कब किया है, तो 2010 में किया था, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ था। 2014 में अगर पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसी टाइम कैलाश सत्यार्थी को साथ में मिला हुआ था। तो ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष मिला, उसका राइट आंसर होता है 2014। बोलते हैं कि मदर टेरेसा के बाद में दूसरा किसको मिला, तब भी यहाँ कैलाश सत्यार्थी का राइट आंसर हो जाता है। 2014 की बात करें तो जो नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार था वो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ था। तो कैलाश सत्यार्थी कई बार पूछा जाता है, और मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र के थे जिनको मिला हुआ था। तो ये भी पूछ लिया जाता है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। 2014 का जो नोबेल शांति पुरस्कार था, दो समान भागों में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया था, यानी 2014 वाला। और जब ये दिया गया था तो 16 से 17 साल मात्र उम्र थी मलाला यूसुफजई की, क्योंकि ये बॉर्न 1997 में हुए थे और 2014 में दिया गया था। सत्यार्थी भारत से वो व्यक्ति रहे जो कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अपने देश के 7वें व्यक्ति। अगर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले की बात करी जाए तो 7वें व्यक्ति रहे हुए। लेकिन अगर मदर टेरेसा के बाद शांति पुरस्कार जीतने वाले दूसरे व्यक्ति रहे, यही आपको बताया था फैक्ट में कि दूसरे पूछ लिए जाते हैं। जबकि यूसुफजई जो है मलाला, ये पाकिस्तान से मुस्लिम है, अबुल सलाम के बाद अपने देश के दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हुए। ये दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 47वीं महिला हैं, और 17 साल की उम्र में किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता। तो देखिए सबसे कम उम्र का जो है वो मलाला यूसुफजई है, ये चीज़ याद रखनी। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में पाने वाली, जो कि 17 साल की उम्र में मिली। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से दूसरे इंसान हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। साथ ही साथ अगर महिलाओं की बात करी जाए तो 47 यानी कि 47वीं महिला बन गई हैं जिनको मिला हुआ है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से पहला रजत पदक किसने जीता हुआ था। तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 का, इसमें भारत की तरफ से पहला रजत पदक जीता हुआ था। और जीता किस में था, तो ये भारत तोलन के अंदर जीता हुआ था, भारत तोलन के अंदर जीता हुआ था। और ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, यानी कि इनका राज्य पूछा जाए तो मणिपुर हो जाएगा। 49 kg कैटेगरी में इन्होंने देश का पहला भारत तोलन रजत पदक जीतकर यहाँ पर शुरुआत की हुई थी। बाकी बात करें तो इससे पहले 2002 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था वेट लिफ्टिंग, यानी कि ये भी भारोत्तोलन के अंदर रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे है, कौन था जो केवल 12 वर्ष की उम्र में 1494 यानी कि 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। अगर यहाँ पर टाइम पीरियड ना भी दिया जाए तो अगर केवल फरगना दिया जाए तब भी समझ सकते हैं कि फरगना की गद्दी पर कौन है बैठा था। तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 12 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर जो था भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली मुगल राजवंश का संस्थापक था। अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 12 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान में स्थित फरगना की गद्दी पर बैठा था। और 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, और जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली में जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी गई थी बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। तो अगर राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति की बात की जाए कि कौन संबंधित है राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से, तो अनुच्छेद जो 213 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित होता है 213, यानी कि आर्टिकल 23 यहाँ पर हो जाएगा। बाकी और भी बात करें तो जो अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 161 है होता है, ये राज्यपाल के क्षमा शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो 200 होता है राज्यपाल के आश्वासन के साथ व्यवहार करता है। अनुच्छेद 167 यानी 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के साथ व्यवहार करता है। और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को राज्य के मामले से संबंधित मंत्रिपरिषद की सभी जानकारी और निर्णय प्रदान करें। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 होता है, इसके तहत राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने का अधिकार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। तो असंपर्क बल की बात करें तो घर्षण बल असंपर्क बल नहीं होगा, क्योंकि ये संपर्क में आने पर होता है, संपर्क बल हो जाएगा। और घर्षण बल जो होता है वह बल होता है जो गति का विरोध करता है, यानी जब वस्तु एक वस्तु की सतह पर दूसरी वस्तु के सतह के संपर्क में आती है, ये बल मुख्य रूप से बनावट और बल की मात्रा से प्रभावित होते हैं, जिनकी उन्हें एक साथ आवश्यकता होती है। यानी कि वस्तु का जो कोण और स्थिति है घर्षण बल की मात्रा को प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा। तो अगर 2027 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे जो हैं ये सब मिलकर के अक्टूबर नवंबर 2027 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। ये दूसरी बार होगा जब जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका केन्या के साथ वैश्विक टूर्नामेंट के 2003 संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद में ये मेजबानी फिर से करेगा। और 2031 की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा, यानी कि 231 की अगर बात कर लीजिए तो ये भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का जो शासनकाल था वह किससे प्रेरित था, यानी कि किससे प्रेरित था। ये क्वेश्चन आया हुआ था तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था डीप है क्वेश्चन, समझ नहीं आया क्या था। तो शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर था, जो कि अकबर का शासनकाल था वो शेर शाह सूरी से प्रेरित रहा हुआ था। नेक्स्ट है कि पतंग महोत्सव हाल में ही कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो अहमदाबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। गुजरात जो है पर्यटन निगम अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन करता है और ये 14 फरवरी को आयोजित किया जाता है, जिस दिन क्या होता है कि इसी दिन मकर संक्रांति के नाम से त्यौहार मनाया जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार में। और पंजाब वगैरह में जो होता है, हरियाणा में लोहड़ी मनाया जाता है इसी टाइम पर, तमिलनाडु में इसी टाइम पर पोंगल मनाया जाता है। इस तरह से जो होते हैं अलग अलग त्योहारों के नाम होते हैं जो कि मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है टाटा आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन रही है। तो गुजरात टाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2022 की टीम रही हुई है। साथ ही साथ क्या है कि 2023 भी आपका ख़त्म हो गया, जिसकी बात करें तो जो विजेता थी 2022 में वो बन गई है उप विजेता गुजरात। और विजेता की बात करें तो यहाँ पर सीएसके यानी कि जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो 2023 की आईपीएल की विजेता रही हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो 2022 का समापन हुआ था, गुजरात टाइटन जीती थी और हारने वाली टीम इसमें राजस्थान रॉयल्स रही हुई थी। ये 20 क्रिकेट का 15वें नंबर का संस्करण था, यानी 2023 में हुआ है वो 16वें नंबर का आईपीएल का संस्करण खेला गया। इसका मेज़बान देश भारत था, यानी ज़्यादातर ही भारत ही होता है मोस्टली हमेशा। बाकी 2022 में जो पर्पल कप मिला था वो यहाँ पर ऑरेंज कप वो जॉस बटलर को था और पर्पल कप युजवेंद्र चहल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है। तो केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता रहा हुआ था और जिसने कि क्या है कि पश्चिम बंगाल को हराया था। यानी कि अगर उप विजेता पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल को हराया हुआ था संतोष ट्रॉफी के अंदर 2022 में केरल में। तो जिन लोगों ने अभी भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए लगातार मेहनत की जाती है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। बाकी है कि असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो अगर असम के लोक नृत्य की बात करें तो बिहू इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा जाता है। बिहू के साथ बगुरम्बा भी होता है। बाकी अगर बात करें माजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा, वो कहाँ है, ये भी असम में है। जो कि किस नदी पर बना हुआ है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है। जो कामाख्या देवी पर मंदिर, कामाख्या देवी जो मंदिर है वो भी असम में है, जिस पर मेला जो लगता है वो अम्बुवाची का मेला होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन जो है घूम फिर के एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता। तो अगर सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 की बात करें तो सर्जिया पेरोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडबुल के ड्राइवर सर्जिया पेरोज ने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता हुआ था। यानी पेरेस फरारी के चार्ल्स को लेकर 7.5 सेकंड से आगे रहे थे। जो दूसरे स्थान पर आया था वो फेरारी के जो थे कार्लोस सेंस ने तीसरा स्थान हासिल किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता हुआ था। तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पीवी सिंधु ने सिंगापुर में ओपन खिताब अपना पहला जीता हुआ है। साथ ही साथ चीन की खिलाड़ी वांग जीई को हराया हुआ था इन्होंने, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो कई बार बताया कि रेड्डी लगा हो मतलब आंध्र प्रदेश, अगर यहाँ पर महापात्रा लगा आ जाए तो मतलब ओडिसी। तो ये कुछ नाम है जिनको इस तरह से याद रखना है। तो कुचिपुड़ी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ साथ भारत की कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जो दीपिका रेड्डी एक प्रशंसित कुचिपुड़ी नर्तकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। साथ ही ये 47 वर्षों से जो कुचिपुड़ी नृत्य में रहे हुए हैं। बाकी सुजाता महापात्रा ओडिसी से संबंधित है, रमा वैद्यनाथन भरतनाट्यम से जो कि तमिलनाडु का है, और एलन ओडमन ओंगबी की बात करें तो ये मणिपुरी से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन से आगे भी एनालिसिस और हर तरह की वीडियोस मिलते रहेंगे। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।